हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए जो स्टूडेंट 7 मार्च 2024 को क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर के आए हैं आदर्श प्रश्न पत्र। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 7 मार्च 2024 यानी कि आज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस पेपर पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझना और इस सारी कमियों को दूर करना आपके कंट्रोल में है। यदि आप सही प्लान करते हैं और सही स्टडी करते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। सोशल साइंस का पेपर में आप बहुत ही आसानी से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो, बहुत ही आसानी से आप गेन कर सकते हो। कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स के साथ आप 90 प्लस मार्क्स सोशल साइंस में बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। यदि आप 90 प्लस मार्क्स सोशल साइंस में स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको प्रत्येक पेपर में जो समय मिलता था 3 घंटा, और इसी प्रकार से 3 घंटा 15 मिनट इस पेपर में भी मिलेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत कम समय में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि आप इसे कम समय में रिवाइज कर पाए और पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी पा पाए और किस प्रकार से आप सोशल साइंस में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सटीक नॉलेज देंगे, जिससे कि आप 90 प्लस बहुत कम समय में स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा, आप इसे बहुत ही आसानी से जानते हैं, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। और जो यहाँ कुछ सम्मान निर्देश दिए गए, इस निर्देश को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो इस प्रश्न पत्र में दिए गए सारे प्रश्न अनिवार्य है। देखिए सेकंड स्टेप में दिया गया है प्रारंभ के 15 में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर को आपको 15 में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस पेपर में कुछ अलग ही पॉइंट आपको मिले, क्योंकि इसमें मैप होता है, इसमें आपको मानचित्र भरना होता है। ठीक, उस मानचित्र को भरना एक लिए आपकी चैलेंज की बात होती है, लेकिन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से भर सकते हो। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे वीडियो का लिंक दे रहे हैं जहां से आप 2 मिनट में सीख सकते हो किस प्रकार से आप मानचित्र को भर सकते हो। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं बा में विभाजित है। ठीक, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना। जैसे कि आपने 20 क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक सब्जेक्ट में ओएमआर शीट पर देते हैं, उसी प्रकार से आपको सोशल साइंस में भी देना है। और लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि सोशल साइंस या किसी अन्य सब्जेक्ट में आपको ओएमआर शीट पर कट पिट नहीं करना है, इससे कि आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है और आप वहां फेल भी हो सकते हैं, आपका नंबर भी नहीं चढ़ेगा। ओएमआर शीट पर उत्तरांकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, आपसे कह रहा है। जैसे कि आपसे मानचित्र पर कहीं गलती हो जा रहा है तो आपसे आपको काटना नहीं है और उस पर आपको इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। देखिए खंड 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक वन वर्णात्मक टू एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है भैया। जो आपका 50 अंक का क्या है वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपका वर्णात्मक 1 दिया गया और इसमें और वर्णात्मक 2, ये आपका देखिए सबसे अलग है, और इसमें मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे। ठीक, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसके सामने आप बिल्कुल सबमिट किया कि 1 मार्क्स का है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। जो आपका मानचित्र है आपको उसे मजबूती के साथ पेपर में अच्छे से बांध देना है। दृष्टिवृत्त परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न करने के लिए दिए गए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिससे कि उनकी आंख में त्रुटि उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मानचित्र का कार्य नहीं करना है, केवल उन्हें उन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको पेपर कॉपी में लिख देना है, तो आपको पूरा पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा मानचित्र से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, बहुत कम समय में हम देखेंगे जिससे कि आपके सारे टॉपिक कवर हो पाए। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? पहला आपका है बिस्मार्क, सेकंड आपका नेपोलियन, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट, सेकंड ऑप्शन राइट है नेपोलियन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कोई वायरल पेपर है, इस वायरल पेपर को आपको समझना जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके, क्योंकि यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप उसे किस प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस फोड़ सकते हैं। देखिए सभी जातियां समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, सभी जातियां समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। ठीक, संप्रदायों को समान प्राधान्य दिया गया, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? जैसे कि बाढ़ के कारण। जब बाढ़ के कारण मतलब यहाँ गेहूं की कीमत गिर गई, जैसे कि गेहूं 10 रुपए किलो बेच रहा था तो गेहूं 5 रुपए बिकने लगा। तो यहाँ बाढ़ के कारण, जब बाढ़ आएगा तो गेहूं की कमी होगी तो यहाँ कीमत तो बढ़ेगा, तो यहाँ गिरत नहीं है, तो बाढ़ के कारण तो नहीं हो सकता है, सूखे कारण भैया। जब सूखा पड़ेगा तो गेहूं की कीमत कम हो जाएगी और इससे कि इसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी कीमत गिर गई है महामंदी के कारण। हाँ भैया महामंदी के कारण, बिल्कुल राइट, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही है, महामंदी के कारण। क्योंकि
1928 से 1934 के बीच में ना भारत में बहुत सारे गेहूं बाहर से आ गए थे, जिससे कि यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत, यहाँ भी गेहूं की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में हो गई और यहाँ की गेहूं की कीमत इसलिए 50% तक गिर गई क्योंकि बाहर से गेहूं आ गया और यहाँ अधिक पैदावार होने के कारण। ठीक, जिसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रिटेन बूटास नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। ब्रिटेन बूटास नामक संस्था जो है अमेरिका में स्थित है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला, कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित है? कठोर संविधान। क्या है? कठोर संविधान, कठोर संविधान, कठोर संविधान। ठीक, इसमें आपका पहला आंसर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला आपका धर्म, भाषा, आ बा दोनों। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, आ बा दोनों। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक, एक समान भूमिका नहीं, असमान भूमिका। ठीक, दोनों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसमें आपको पहला ऑप्शन आपको जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था या हुआ? इसमें आपको जो है फ्रांस से हुआ था। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूक मैटरनी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, कैल्विन के जोसेफ मित्सैनी को। इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है जोसेफ मित्सैनी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, उपयुक्त में आ एवं बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? उपयुक्त में से दोनों, क्योंकि नागरिक में देखिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि हमें क्या करती है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, दोनों को देती है। इसलिए इसमें आपका आ एवं बा दोनों राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, नवीकरण योग्य संसाधन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? पहला आपको गहरी खेती, लेकिन अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन। ठीक, अति पशुचारण, अति पशुचारण। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें आपका अधिक सिंचाई। ठीक, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम होती है? भैया केरल की। क्या है? केरल। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला देखिए रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्राकृतिक, उद्यम का स्वामित्व। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, उद्यम का स्वामित्व। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजना आबद्ध योग। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य? भूमि का अनुपजाऊ होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? पहला इसमें आपको दिया दामोदर घाटी, सेकंड आपको दिया सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। चंबल घाटी, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? चंबल घाटी में बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त
विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी। अब भाई जो ग्राम देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो उन्हें क्या होना चाहिए? अधिक मजदूरी मिले तो अपनी विकास कर सकते हैं, तो अधिक मजदूरी इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, साफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्यमों की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। ठीक, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन साफ राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पहला आपको दिया कोयला, सेकंड आपको दिया भूतापीय, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है भूतापीय। ठीक, भूतापीय। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। उपयुक्त में से सभी। इसमें आपका साफ राइट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई, सुधार हुई। ठीक, चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है आपका खंडवा और यहां से आपका होगा 50 अंक के वर्णनात्मक। वन स्टार्ट हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। अब भाई प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय किस कारण से महामंदी आई थी अपने देश में, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध में जब आपके देश में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय महामंदी आई थी, किस कारण से आई थी उसके बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। यहाँ देखिए 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। देखिए जब 1928 से 1934 के बीच 50% गेहूं की कीमत गिर गई थी, अभी मैंने आपके आगे सामने क्वेश्चन को समझाया था, तो वहां गेहूं बहुत सारी गेहूं बाहर से आई थी इस कारण से। यहाँ देखिए 1928 से 1934 के बीच या माध्य ठीक होने वाली महामंदी, जो महामंदी आई थी, जो गिरावट आई थी मार्केट में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन, क्या प्रभाव पड़ा हमारे इस बाजार में, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको वर्णन करना है। महामंदी आई थी तो हमारे देश के लिए क्या आर्थिक फायदे हुए, क्या इसके नुकसान हुए, इसके बारे में आपको वर्णन यहाँ करना है। यहाँ देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी 4 मार्क्स का आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ ऊपर भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ इन दोनों में से आपको एक ही करना है भाई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 4 मार्क्स का। दोनों क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन के हेडिंग को देख लीजिए, उसके बाद बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन का डिटेल दे सकते हो अपने मन से, क्योंकि इतिहास पढ़ा नहीं जाता, इतिहास समझा जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू। यहाँ देखिए अथवा का ऑप्शन, परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक, ये भी 4 मार्क्स का। दोनों में से आपको एक ही करना है, यहाँ भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। देख सकते हैं 4-4 मार्क्स से कितने छोटे छोटे क्वेश्चन, कितने बढ़िया क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करते हैं, इसके बारे में। जैसे कि बहुत सारी यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो है अपने देश में बाहर की विदेशी कंपनी है, और ये अपनी लागत जो उनके प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसकी कीमत किस प्रकार से कम बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप विवेचना कीजिए। अब अच्छे बाजार के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में इसकी आपको संक्षेप विवेचना करनी है, और अच्छे बाजार में क्या क्या होते हैं और कौन कौन से वस्तुएं होती हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। दोनों में से आपको एक ही करना है, तो आप एक कर सकते हो।
ठीक। इसी प्रकार से आपका वर्णनात्मक 2 स्टार्ट होता है। उत्तर लगभग आपको यहाँ देना है 150 शब्दों में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी जो ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसके बाद उसे स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया। क्यों रोक दिया, इसके बारे में आपको वर्णन कर रहे हैं और आपको पूरा पूरा 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक, इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण है, इससे यदि आप इसका जवाब देते हैं आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और इससे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, यदि आप इसके बारे में बताएंगे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, इसके बारे में यदि आप हेडिंग देते हैं तो आपको 2 मार्क्स और मिल जाएगा, पूरा पूरा 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से आपको एक ही करना है। आप इसे कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो। देखिए एक ही करना है। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ठीक, यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, आपका 6 मार्क्स का है। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदारी वैध सरकार का गठन करता है, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, आपका 6 मार्क्स का है। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से आपको एक ही करना है बाबू। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इसके बारे में ठीक आपको वर्णन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सामाजिक एवं भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन को से सहमत है, कारण सहित उत्तर दीजिए। 6 मार्क्स का है। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन, मानव विकास का सूचक अंग क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयोगों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ से आपका ये 6 मार्क्स का है। दोनों यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ नीचे आपको मानचित्र के सारे क्वेश्चन दिए गए। अब इन सारे क्वेश्चन को हम समझते हैं, मानचित्र लेकर के आते हैं, उस मानचित्र में समझते हैं जिससे कि आप मानचित्र में सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाओ और 10 मार्क्स यहाँ से क्लियर कर पाओ। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे हम आपको मानचित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।